जय हिंद साथियों। आज हम लोग बेसिक क्लास पॉलिटी के क्लास चालू किए हैं। बच्चों लोग का कहना था कि सर हम लोग को पॉलिटी का क्लास भी साथ लेते चलिए, तो आज हम लोग पॉलिटी की क्लास आज से हम लोग पॉलिटी की ओर चलेंगे। संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान आज गुड इवनिंग। जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें साथी लोग। बिल्कुल, एगो बोल रहा है सर आप बहुत स्मार्ट है। भाई वैसा कोई बात नहीं है, बस चलिए ना टाइम को विलंब करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो देखा जाए तो हम पहले संविधान के बारे में विशेष रूप से जानेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे मतलब इसको विशेष प्रक्रिया के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम भाग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो संविधान में अगर भाग की बात किया जाए तो भाग कितना है, 22 है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 395 है। 395 है। जैसे आप लोग जानते हैं एक आर.एस. अग्रवाल का बुक है, उसमें आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है उसमें लगभग 500 पेज है। तो उसमें पेज है और इसमें भाग है। अंतर यही है कि उसमें पेज है और इसमें भाग है। वैसे जैसे पेज है वैसे ही एक अनुच्छेद है 395। तो हम 395 अनुच्छेद तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा उसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 22 भाग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो तमाम यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से आज हम लोग जो संविधान के बारे में पहले हम देखते हैं संविधान निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर कि जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्यों जाने देखता है कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें 211 सदस्य भाग लिए थे। 211 सदस्य भाग लिए थे। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सदस्य 211 भाग लिए थे। और जो यहाँ पर फिर देखा जाए तो संविधान सभा का 211 सदस्य मौजूद थे। और इसका जो अध्यक्ष थे, जो प्रथम संविधान सभा का जो बैठक हुआ वो 1946 में हुआ। और उनका जो जिसमें 211 सदस्य मौजूद थे और जो इनका अध्यक्ष वो सचिदानंद सिंह थे। इनका अध्यक्ष थे। सचिदानंद अध्यक्ष थे। उसके बाद देखा जाए तो इसके बाद संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था वो 11 में हुआ था। कितना, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके बाद देखा जाए तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को और दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 का, जिसका अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद इनका अध्यक्ष था। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है दोस्त कि जो दूसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो पहला संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें
211 सदस्य मौजूद थे, 211 सदस्य मौजूद थे, और जो उनका अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिंह थे, सच्चिदानंद सिंह थे। फिर इसके बाद देखा जाए तो संविधान सभा का जो तीसरा बैठक हुआ था, संविधान, देखिए यहाँ पे बच्चों का कमेंट, बच्चों लोग कमेंट पे ध्यान ना दें, बिल्कुल बस हम लोग के साथ ऐसे बने रहिए, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को डिटेल से बताने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखा जाए तो यहाँ पे जो संविधान, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 60 देशों का अवलोकन किया गया था, अवलोकन किया गया था। ये अवलोकन मतलब समझ सकते हैं, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय 60 देशों का अवलोकन किया गया था, मतलब 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया था। कितने 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, जिसमें 10 देशों का संविधान में से भारत के संविधान में कुछ बात ऐड किया गया। कितने 10 देश हैं ऐसे जिसमें से भारत के संविधान में उन 10 देशों में से कुछ न कुछ बात को लिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तमाम फिर देखा जाए जो संविधान को निर्माण में समय लगा, संविधान के निर्माण में जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का लगा, 18 दिन का लगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये सब, इस क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे कि जो संविधान सभा का जो निर्माण में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना। तो यहाँ पर 60 देशों को संविधान का अवलोकन किया गया, जिसमें से लगभग 10 देशों के बातों को संविधान में जगह दिया गया, 10 देशों के संविधान को इसमें जगह दिया गया। तो यहाँ पर बात किया जाए, देखा जाए कितने 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा। और इसके बाद जो देखिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो टीचर बनता है कि जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है, जो हम लोग का तिरंगा है, जो हम लोग को जो भारत का शान है, भारत का शान जो तिरंगा, वो कब बना राष्ट्रीय ध्वज? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर देखा जाए तो 24 जनवरी 1947 को 24 जनवरी 1950 को जो हम लोग का राष्ट्रीय गान था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो देखा जाए यहाँ पर तो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। फिर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया जो 22 जुलाई 1947 को, और फिर 24 जनवरी 1950 को जो हम लोग का राष्ट्रीय गान था उसे अपनाया गया, और फिर 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय गीत है उसे अपनाया गया कि हम लोग का यह राष्ट्रीय गीत होगा। फिर देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को ही भारत का प्रथम व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया था,
बनाया गया था। जो 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो क्वेश्चन यह पड़ता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत के राष्ट्रपति पद 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। फिर देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। इन तमाम आप लोगों के सामने जो पॉइंट है, जो हम लोग संविधान के यहाँ पर संविधान अभी चालू नहीं हुआ है, संविधान का एक ढांचा बता रहे हैं आपको। संविधान से जो चलता फिरता फ्यूचर है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में कितने सदस्य बैठे थे। और संविधान के निर्माण में कुल 11 बैठक हुए थे। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा का जो बैठक हुए थे वो 11 को हुआ था। 11 बैठक हुआ था तब जाकर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर बात किया जाए कि संविधान के निर्माण में जो पैसा खर्च हुआ था वो 64 लाख रुपया हुआ था। संविधान के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ था? तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। देखा जाए तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर एक और बात, जो संविधान निर्माण हो रहा था तो उस पे संविधान के निर्माण करने के लिए 114 दिनों का उस पे डिटेल बात किया। हम लोग नहीं कोई भी काम करते हैं तो घर में हम लोग पहले बात करते हैं कि नहीं ये बात गलत है, ये सही है। तो संविधान पर जो निर्णय का जो बात चला था कि संविधान का निर्माण किया जाए तो 114 दिन तक खाली संविधान के निर्माण के बारे में बात चला था। तो ये सब क्वेश्चन है जो आप लोग को चलता फिरता क्वेश्चन है, जो हमेशा आपको पूछ देगा कोई भी। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल जानना चाहिए कि संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उन पे कितनों दिनों का बात मतलब चर्चा चला। 114 दिनों का चर्चा चला, 114 दिनों का विचार हुआ था। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपया खर्च हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम बैठक हुआ। संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 का संविधान का अंतिम बैठक हुआ। और 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। तो देखा जाए तो जो हम लोग का प्रथम बैठक था जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और दूसरा बैठक हुआ जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और जो हम लोग का अंतिम बैठक था जो 24 जनवरी 1950 को हुआ, और तब जाकर 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ। देखिए जो लिखना है आप लोग को, जो लिखने के लिए बिल्कुल ना टेंशन ले। आप लोग को ऑफिस में से पैकेज ले लीजिएगा, पैकेज आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है। बिल्कुल हाँ ले सकते हैं, आप लोग का पैकेज उपलब्ध है। बिल्कुल फिर अब देखा जाए तो ये हम लोग का सारा पॉइंट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग संविधान के बारे में पढ़े थे। संविधान तो इसमें कितने भाग बोले? भाग 22 थे और अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। तो हम लोग पहला भाग चालू करते हैं। भाग पहला हम लोग चालू करते हैं। तो भाग पहला है जो 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताता है। भाग पहला है, भाग जो पहला है जो 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक विवरण करता है। तो जो पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो राज्यों, अनुच्छेद पहला कहता है राज्यों
भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ एवं अनुच्छेद 1 देखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है अनुच्छेद 1 कहता है कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो हम लोग का जो भारत है, जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ मतलब छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे राज्य जब मिलते हैं तो देश का निर्माण होते हैं। छोटे छोटे राज्य जब मिलते हैं तो देश के निर्माण होते हैं। वही कहा जाता है कि भारत है जो राज्यों का संघ है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो यहाँ जो राज्यों का जो क्षेत्र होता है, राज्यों का जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है कि आपका क्षेत्र कहां तक है, आपका क्षेत्र कहां तक है। तो ये अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ एवं उसके क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो संघ के बारे में हम लोग 3 प्रकार से समझेंगे। देखिए, एक होता है परिसंघ, परिसंघ होता है। देखिए, इस पॉइंट आप लोगों को तब कंफ्यूज कर देता है परीक्षा में। एक होता है परिसंघ होता है और एक संघ होता है और तीसरा भी होता है संघ ही होता है, संघ होता है। जो इंग्लिश इन लोगों का देखिए संघ होता है। तो संघ के बारे में हम लोग जो जानेंगे, जो सबसे कमजोर होता है वो परिसंघ होता है। जो सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता है जो परिसंघ होता है, परिसंघ। तो यहाँ पर हम एक आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं कि परिसंघ क्या होता है और संघ क्या होता है और यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको। मान के चलिए यहाँ पर 3 मकान हम लेते हैं, 3 मकान लेते हैं, 1 2 और 3। इसे हम अमेरिका मान लेते हैं। सॉरी, देखिए देखिए 3 मकान हुए और इस मकान में जो ईंट लगा हुआ है, देखिए ईंट लगा हुआ है। मान के चलिए इस मकान में ईंट लगा हुआ है, ईंट लगा हुआ है और मात्र इस पे बिना सीमेंट का ईंट रखा हुआ, बिना सीमेंट का ईंट रखा हुआ। तो इसे तो हमें निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि हम लोग का जो ये घर है, मान के चलिए कि वो ईंट खाली सरिया दिया जाता है तो उसे हम लोग को कबाड़ने में कोई टेंशन ना होता है। जब चाहे जब उसे हम निकाल सकते हैं, जब चाहे जब उसे हम कबाड़ दे सकते हैं। और थोड़ा सा उसी पर अगर मिट्टी, उसी पर थोड़ा मसाला, जिसे हम कहते हैं कुछ सीमेंट डाल दे, थोड़ा सा सीमेंट डाल दे, थोड़ा सा सीमेंट बीच में डाल दे। अगर हम थोड़ा थोड़ा सीमेंट बीच में डाल दें तो वो मजबूत हो जाता है, मजबूत होता है। लेकिन उस पर अगर हम छेदी हथौड़ी से अगर बार करते हैं तो वो भी टूट सकता है, वो भी टूट सकता है। फिर इसके बाद अगर इस पे भी हम अगर हम प्लास्टर कर दें, क्या कर दें, प्लास्टर कर दें, प्लास्टर कर दें, हम प्लास्टर कर दें तो ये देखिए बिल्कुल नंबर याद हो गया, क्योंकि ईंट से बना, ईंट उसके बाद उस पे सीमेंट है और सीमेंट पर से ऊपर सबसे प्लास्टर है। हेलो। तो देखा जाए तो जो ये होता है सबसे कमजोर होता है। क्या? सबसे कमजोर होता है, कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता है। जो हमेशा कभी न कभी ये टूट जाएगा, कभी न कभी ये टूट जाता है। ये बिल्कुल बहुत कम देखने को अभी मिलता है। उसके बाद ये होता है जो राज्यों को समझौता करके बनता है, समझौता करके बनता है। अमेरिका को आप देखे होंगे, अमेरिका का जो राज है वो कितने राज है? 50 राज है। अमेरिका में कितने, अमेरिका देश में कितने राज है? तो 50 राज है। और 50 राज का जो तिरंगा का रंग है, तिरंगा का रंग है जो अलग अलग है। आप लोग देखिएगा कभी गूगल पर सर्च करके कि जो
अमेरिका है वो अमेरिका है जो 50 राज्यों में बांटा है। अमेरिका 50 राज्यों में बांटा है। अब 50 राज्यों का तिरंगा है, जो तिरंगा वो अलग अलग डिजाइन का है। तो अब आपको बोले ना कि जो हम इस पे थोड़ा सा जो खाली सीमेंट देकर जो ईंट जमाया हुआ है वो हम छेनी हथौड़ी से अगर बात करेंगे तो टूट जाएगा। तो वही अमेरिका है, जब अमेरिका का कोई राज्य अगर चाहेगा कि हम एक अपना अलग देश बनाए तो वो बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि वो संघ है, संघ के रूप में है। तो संघ का मतलब होता है कि अगर हम चाहेंगे तो ऑप्शन अलग हो सकते हैं, अलग होकर हम एक अलग कंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आता है भारत के बाद। तो भारत में है जो ये सब बात नहीं है, भारत में ये सब बात नहीं है, भारत में नहीं है, अलग नहीं हो सकता है। जो भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य हैं जो अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो संविधान निर्माण वाले थे जो वो बहुत दिमाग लगाए थे। भारत में जो है 22 भाषा बोले जाते हैं, कितने 22 भाषा बोले जाते हैं भारत में। तो 22 भाषा में आप लोग देखिएगा तो तमिलनाडु ने जो उनका जो फेवरेट जो पहनावा है वो लुंगी है, क्या लुंगी। और हम लोग जो पंजाब में देखेंगे तो उन लोग को पगड़ी है। तो यहाँ पर तमाम ऐसे जो है भाषा बोले जाते हैं और ऐसे रहन सहन है। तो यहाँ पर अगर उस सिस्टम से अगर अलग अलग करा जाएगा तो ये तो मुश्किल था भारत में। तो वही संविधान में जो लिख दिया गया कि जो भारत है जो अलग राज्य नहीं बन सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। यूनियन हम बोलते हैं, क्या इसे हम अपना भारत को यूनियन बोलते हैं, यूनियन। ऑप्शन क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कौन संघ परिसंघ, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि देखिए जो संघ का मतलब होता है अंग अलग नहीं हो, और संघ के मतलब फ्रीडम होता है जो राज्यों को समझौता करके बनता है। अनुच्छेद हम 2 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अरे अभी क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग संघ के बारे में बताएं, परिसंघ के बारे में बताएं और संघ यूनियन के बारे में बताएं। तो यहाँ पर तमाम ऐसे हैं जो हम लोग इसके बाद अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ेंगे। क्या अनुच्छेद नंबर 2। तो अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि भारत की संसद अगर किसी नए राज्यों को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद का 2 कहता है कि जो भारत का संसद है, भारत का जो संसद है, भारत का संसद किसी नए राज्यों को भारत में मिला सकता है, तो देखा जाए अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत चाहेगा कि हम अगर किसी दूसरे देश के राज्य को हम अपने देश में मिलाएं तो वो मिला सकता है। भारत की संसद किसी भी नए राज्य को भारत में मिला सकता है। देखिए यहाँ पर जब यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनसे सलाह लेकर संसद में जब नए राज्य को अगर मिलाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति का अनुमति लेना जरूरी रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर संसद चाहेगा तो राष्ट्रपति इनकार कर ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति का जो होता है सिग्नेचर उस पर बहुत अनिवार्य होता है। अगर राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं करेगा तो उसे पता है जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाकर आप तुरंत उसे लतिया सकते हैं। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये हम आगे के अनुच्छेद में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। अनुच्छेद 2 कहता है भारत का जो संसद है किसी नए राज्य को भारत में मिला सकता है। अगर चाहेगा कि हम लोग का जो पड़ोसी देश है नेपाल, अगर वो चाहेगा कि हम भारत में मिल जाए तो मिल सकता है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि भारत की संसद किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर भारत चाहेगा कि हम भारत की संसद अगर किसी राज्य को विभाजन कर अगर नए राज्यों का निर्माण करता है तो ये कर सकता है। जैसे मैं आपको बिहार से जो झारखंड अलग हुआ तो एक अनुच्छेद 3 के ही तहत हुआ था। अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग का जो बिहार पहले था, बिहार से अलग हो गया झारखंड हो गया
झारखंड अलग हो गया और उसके अनुच्छेद 3 में कहता है कि जो विभाजन हो सकता है और सीमाओं में नाम परिवर्तन हो सकता है। जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो उसके सीमा में परिवर्तन हुआ। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद किसी राज्य को विभाजन करके नए राज्य को निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य, क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकता है। सीमा देखिए यहाँ पर सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद ये तमाम देखिएगा तो ये सब जो अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद हम लोग जो इसके बाद जो पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में वो हम लोग को बहुत डीपली से पढ़ेंगे और वो हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि जो हम किसी भी अगर नए राज्य को विभाजन करके किसी सांसद अगर चाहेगा तो किसी भी राज्य को विभाजन करके नए राज्यों का निर्माण कर सकता है तथा उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है तथा उसके नामों में परिवर्तन कर सकता है तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद फिर देखिए आपको हम बताएं कि अनुच्छेद 3 के तहत ही बिहार से झारखंड अलग हुआ। और फिर देखा जाए तो नाम में परिवर्तन तो देखिए यहाँ पर मैसूर था ना, मैसूर का नाम बदल कर दिया कर्नाटक कर दिया। देखा जाए तो यहाँ पर तीनों तमाम हम आप लोगों के बारे में डिटेल्स बताएं। सीमा में परिवर्तन, जब अगर राज्य कोई अलग होता है, जब नए राज्य का निर्माण होता है तो उसका जो सीमा होता है, मान लीजिए कि अभी बिहार था और बिहार से झारखंड अलग हो गया। देखिए मान के चलिए ये झारखंड था और झारखंड से जब अलग हुआ बिहार से तो उसके सीमाओं में तो परिवर्तन हुआ, सीमा में परिवर्तन हुआ ना। अगर यही होता है अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अगर कोई राज्य अलग होता है तो उसके सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, उसके नाम में परिवर्तन हो सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। पहले आप जानते होंगे मैसूर एक शहर था, उसे नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, तो कर्नाटक कर दिया गया। हेलो हाँ हेलो, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, देखिएगा आदित्य सर, बच्चों लोग को आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है तो सच में आवाज नहीं, देखिए कहां पर दिक्कत है। बिल्कुल देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए कहां से दिक्कत है। फिर देखा जाए तो पंजाब का विभाजन कर ही हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का गठन हुआ। पंजाब का विभाजन करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो यहाँ पर तमाम अनुच्छेद 3 जो है कहता है, यही कहता, आप सीधी सी बात में समझे, अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर हम किसी राज्य को चाहेंगे तो उसे तोड़ सकते हैं, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब जानते हो कि पंजाब का विभाजन करके ही पंजाब हरियाणा बगले में है, पंजाब का हरियाणा बगले में है, फिर हिमाचल प्रदेश बगले में। तो पहले पंजाब का ही भाग था लेकिन उसे विभाजन करके अलग कर दिया गया, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन हुआ। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन, 1972 में मणिपुर और मेघालय और तमाम जो 1972 में मणिपुर, मेघालय और जो इन लोगों का गठन, त्रिपुरा का गठन हुआ था और राज्यों का जो इन लोगों का संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। भारत का 22वां राज्य जो 36वां संविधान संशोधन 1973 के तहत सिक्किम बना। भारत का जो 36वां राज्य है, भारत का देखिए यहाँ पे जो भारत का जो 22वां राज्य है वो सिक्किम है। कौन?
सिक्किम है जो 1973वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा बनाया गया, 1973वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता भाग दो, भाग हम लोग का पहला के बाद खत्म हो गया। भाग पहला में कितने हैं? अनुच्छेद 1 देखें, अनुच्छेद 3 देखें और भाग 2 के बारे में देखें। तो भाग 2 करता है, जो भाग 2 है जो 5 से 11 के बारे में बताएगा, 5 से 11 के बारे में बताता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक के हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद भाग 2 कहता है नागरिकता के बारे में बताता है। हम लोग का नागरिकता बहुत जरूरी है, ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग को नागरिकता क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर आपका माता, अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर आपका माता और पिता भारत में हो तो आपको नागरिकता मिल सकता है। अगर आपका माता और पिता अगर भारत में हो तो आपको नागरिकता मिल सकता है। फिर उसके बाद 2 में से कोई एक और रहेंगे भारत के अंदर, उनको नागरिकता मिलेगा। अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है कि आजादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। आजादी के बाद अगर सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकता को भारत की नागरिकता, जब भारत का आजादी हुआ था, भारत का आजादी के समय अगर जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया था तो उन लोगों को भी उन व्यक्तियों को भी भारत का नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। भारत का नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। भारत का नागरिकता प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। मान के चलिए कि जब भारत 1945 इससे पहले जो लोग पाकिस्तानी थे, कौन भारतीय थे, वो पाकिस्तान चल गए। कहां? पाकिस्तान चल गए और वहां साल भर रहने के बाद वो सोचे कि एक कंट्री हम लोग के लिए नहीं अच्छा, हम भारत जाना चाहते हैं। कहां? भारत जाना चाहते हैं। 1945 के पहले भारत निवास कर रहे थे। फिर उसके बाद देखा जाए अगर कोई व्यक्ति 1945 से पहले भारत में निवास कर रहा हो तो उन्हें नागरिकता आसानी से दिया जा सकता है। फिर उसके बाद देखा जाए, उसके बाद 19 जुलाई 1948 अनुच्छेद 19 जुलाई 1948 के अगर बाद कोई आया है भारत में, तो यहाँ पर 1945 मान के चले कि कोई मनो भारतीय थे और 1945 से पहले वो पाकिस्तान चला गया और फिर अगर वहां जाने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि हमको यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तो वो चाहते हैं कि अगर किसी एक का माता पिता भारत में उनके जन्म हो, भारत का नागरिक हो, कहाँ का भारत का नागरिक हो, तो उन्हें भारत का नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। और जो व्यक्ति अगर 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत आया है, मान के चले कि 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, कहां? पाकिस्तान से भारत आया है, तो उन्हें नागरिकता मिल सकता है। हम लोग का जो संविधान है, जो एक श्रेष्ठ संविधान है, उस संविधान में लिखा गया कि जो व्यक्ति अगर 1948 के बाद अगर भारत आएगा, 1948 के बाद भी भारत आएगा तो उन्हें नागरिकता मिल सकता है। उन्हें 6 महीना रहना पड़ेगा। कितने? 6 महीना भारत में पहले निवास करना होगा, उसके बाद उन्हें नागरिकता मिल सकता है। अनुच्छेद उसके बाद 8 कहता है कि भारतीय मूल के नागरिक को नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी प्राप्त करता है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो तमाम ऐसे अनुच्छेद के बारे में आपको बता रहे हैं। तो नागरिकता देखिए यहाँ पे फिर आप लोग को जो नागरिकता जन्म के आधार पर दिया जा सकता है, जन्म के आधार पर दिया जा सकता है, जन्म के आधार पर दिया जा सकता है। उसके बाद हम लोग को वंश के आधार पर आपको नागरिकता दिया जा सकता है। उसके बाद भूमि विस्तार के आधार पर आपको नागरिकता दिया जा सकता है। हम लोग का जो है वो हम लोग का क्या है, जन्म। अगर मान के चलिए कि आपका एक माता और एक पिता, मान के चलिए कि कोई पाकिस्तानी भारत में आता है स्टूडेंट बनकर और कहता है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, और 1-2 साल रहता है, और 1-2 साल रहने के बाद उसे कोई भारतीय लड़की से उसे प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेता है और चाहेगा कि हम उससे शादी करके जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसे नागरिकता मिल सकता है, उसे भी भारत का नागरिकता मिल सकता है, क्योंकि उनका जो माता है वो भारतीय है। तो अनुच्छेद कहा गया है अनुच्छेद में कि जो कोई भी व्यक्ति एवं भारत का रहना चाहिए, माता हो या पिता हो, उन्हें नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद वंश के आधार पर हम लोग का जो नागरिकता प्राप्त हुआ है वो वंश के आधार पर हुआ है। मान के चलिए कि हम लोग का जो पापा का जन्म हुआ 1900 मान के चलिए 1900 जो होगा 56 हुआ, मान के चलिए 1956 हुआ, और 1956 के पहले उनका पिताजी होंगे, उनके मेरे पापा का पिताजी होंगे, उनके भी पिताजी होंगे। तो हम लोग का जो वंश के आधार पर हम लोग का जो नागरिकता मिला है, वंश के आधार पर नागरिकता मिलता है। उसके बाद हम लोग भूमि विस्तार। तो भूमि विस्तार में अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को जीत कर भारत में मिलाता है तो वहां के नागरिक भारतीय नागरिक कहलाएगा। अगर भारत के अनुसूची जारी कर नागरिकता देने की बात कहती है, अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को जीत कर भारत में मिलाता है तो वहां को नागरिक को भारतीय नागरिकता। मान के चलिए ये देखिए पाकिस्तान को, मतलब चीन मान लीजिए, चीन हो गया, चीन से लड़ाई चल रहा है, भारत से लड़ाई चल रहा है। अब भारत है जो चीन को कब्जा लेता है, जीत लेता है, तो वहां के जितने भी लोग होंगे उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान किया जा सकता है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाता है। तो जो भूमि विस्तार है तो सीधी सी पॉइंट है कि भारत के जो भारतीय हैं वो जीते हुए भूमि को अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को जीत कर अगर भारत में मिलाता है, भारत सरकार अगर किसी क्षेत्र को जीत कर भारत में मिलाता है और वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। ये भूमि के विस्तार के आधार पर हुआ। उसके बाद आता है देशीकरण। उसके बाद देशीकरण आता है, देशीकरण के बारे में। देशीकरण, तो देशीकरण हो गया ना दोस्त। अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के तहत नागरिकता लेना चाहता है तो उसे निम्न शर्तों को पूरा करना पड़ता है। मान के चले कि अगर कोई व्यक्ति है जो देशीकरण के आधार पर भारत का नागरिकता लिया जाता है तो उसके लिए कुछ शर्त होता है। ऐसे नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चाहेगा कि हम जाते हैं भारत में और 6 महीना रहने हैं तो वहां पर नहीं, तो वैसे नहीं मिल सकता है। अगर आपको भारत का नागरिकता अगर लेना चाहते हैं किसी देश के व्यक्ति तो उसे भारत में 7 साल रहना पड़ेगा। कितना? 7 साल उन्हें रहना पड़ेगा, 7 साल रहना पड़ेगा और भी अच्छे तरीका से रहना पड़ेगा, तब उसे जाकर चाहेगा तो भारत सरकार देगा नागरिकता और फिर चाहेगा तो नहीं भी दे सकता। अगर वैसे करने लगे तो पूरे पाकिस्तान लोग आकर भारत में बस जाए, बोले कि 7 साल की तो बात है, 7 साल में तो हम लोग को नागरिकता मिल जाएगा और वहां जाकर लाल किला पर और वहां जाके जो ताजमहल है उस पर बम पटक देंगे। तो वैसा नहीं, आपको जब चाहेगा कि भारत सरकार की कि हम इसे नागरिकता देंगे तभी आपका विचार के बारे में देखेगा, वो विचार भावनाओं को जांच करेगा, तब जाकर आपको नागरिकता देगा। तो देशीकरण के अंतर्गत आता है वह वयस्क हो तथा अच्छे चरित्र का हो। हम बोले ना आपको, वो वयस्क हो या अच्छे चरित्र का हो, वयस्क हो तथा अच्छा चरित्र, ये नहीं कि उसका चरित्र खराब हो और कहेगा कि हम लोग को भारत का नागरिकता बना दे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे
भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषा में किसी एक भाषा को विशेष रूप से वो जानता हो। भारतीय संविधान में कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं। कितने? 22 भाषा हैं। और 22 भाषाओं में से किन्हीं एक भाषा को विशेष रूप से जानेगा, 22 भाषा में किन्हीं एक भाषा को विशेष रूप से अगर जानेगा तभी उन लोगों को नागरिकता मिल सकता है। ये नहीं कि हम लोग जैसे हम लोग हिंदी बोल लेते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग का जो भाषा है वो 22 राष्ट्रीय भाषा है। कितने? 22 राष्ट्रीय भाषा है। अगर उन राष्ट्रीय 22 भाषा में अगर किसी एक भाषा को विशेष रूप से जानेंगे तो हम लोग को नागरिकता भारत का मिल सकता है। उसके बाद तीसरा कहता है कि भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करना। भारतीय संविधान के प्रति आपको एक लगाव अच्छी होना चाहिए। ये नहीं कि आप आए हैं चीन से आए हैं और आप 7 साल रह के आप सोच रहे हैं कि नागरिकता 7 साल आप ये सोचे हैं कि 7 साल तो रहना है और 7 साल के अंदर आप क्या क्या करते हैं, तो ये आपको गलत है। आपको भारत के प्रति आपको एक अच्छी भूमि मतलब अच्छा तरह से रहना पड़ेगा, मतलब निष्ठा के रूप में आपको व्यक्त करना पड़ेगा, तब जाकर आपको नागरिकता प्राप्त हो सकता है। उसके बाद वह ऐसा देश का नागरिक हो जहां भारतीय को देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सके। वह अपने देश की नागरिकता त्याग दिया हो और इसके सूचना भारत सरकार को दे। फिर मान के चलिए अमरनाथ जी हैं यहाँ पे, ठीक है? अमरनाथ जी हैं, वो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, अमेरिका के। और अमेरिका में वो बोल दिए हैं कि हम भारत में, अमेरिका में हम नहीं रहेंगे। कहाँ? अमेरिका में हम नहीं रहेंगे। अमेरिका का जो नागरिकता है वो हम त्यागते हैं। अमेरिका का नागरिकता जो हम त्याग देते हैं। और ये बात हम भारत सरकार और कहाँ रहना चाहता है? भारत में रहना चाहता है। कहाँ? भारत में रहना चाहता है। और जो भारत का जो सरकार है, यहाँ जो सरकार को पता चल जाता है कि अमरनाथ जी अमेरिका का नागरिकता को त्याग दिया है और वो भारत में रहना चाहता है, और ये बात सरकार तक अगर पता चल गया है तो उस स्थिति में आपको सरकार भारत का नागरिकता बना सकता है, भारत का नागरिकता बना सकता है। तो तमाम ऐसे जो है आप लोग को नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए, अगर कोई व्यक्ति लिखित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है लेकिन उसका योगदान विश्व सहित विश्व शांति विषय दर्शन में, मान के चले कि आपको जो हम आपको बताए ना कि वंश के जो अगर आपको नागरिकता लेना हो तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा 7 साल। उसके बाद आपको कि वो आपको जब अमेरिका का नागरिकता त्याग दिया और भारत सरकार को पता चल गया है भारत में रहना चाहते हैं, तो अगर आप इन 3 में से कोई एक काम भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको विश्व शहीद होता है ना, जो खेल कूद मतलब मान के चले कि जो 20 वर्ष जो विश्व में शांति विश्व दर्शन मतलब मानवता इत्यादि को लेकर वो उस बिना किसी शर्त से भारत की नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। अब मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं? मदर टेरेसा भारत की नागरिकता प्रदान की थी। मदर टेरेसा थी जो भारत की नागरिकता, मान के चले कि आप कोई भी अंतरराष्ट्रीय खेल में आप भारत रत्न प्राप्त किए हैं। क्या? भारत रत्न प्राप्त किए हैं। भारत रत्न प्राप्त किए हो तो आपको इस स्थिति में आपको नागरिकता मिल सकता है। आपको नागरिकता मिल सकता है। और इसके बाद एक पंजीकरण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 60 वर्ष तक भारत में रहकर पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी से विवाह करता है तो उसे पत्नी को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जा सकता है। मान के एक पंजीकरण आता है। क्या? पंजीकरण, जिसे हम लोग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। पंजीकरण के द्वारा आप भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पंजीकरण के द्वारा हम प्राप्त करेंगे तो इसके लिए कुछ तो होगा नियम ना संविधान में। तो उसके लिए नियम है कि आपको 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा।
तब जाकर आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन कर अगर चाहे, हम आपको बताएं कि ना कि अगर जब चाहेगा भारत सरकार को तो आपको नागरिकता दे सकता है। तो पंजीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 7 वर्ष जब आपको हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि हम भारत में 7 वर्ष रह चुके हैं, हमें भारत का नागरिकता बना दिया जाए, भारत का नागरिकता बना दिया जाए। उसके बाद नागरिकता समाप्त होने की भी शर्त है। को मान के चलिए अगर भारत का नागरिक है तो आपका नागरिकता समाप्त भी हो सकते हैं। क्या समाप्त भी हो सकते हैं? तो समाप्त होने का जो है पॉइंट है 3 पॉइंट है। पहला, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से भारत के बाहर हो, अगर आपका जो मान के चलिए भारत के हम हैं, ठीक है, और जाकर हम अमेरिका में, कहा अमेरिका में 7 वर्ष रह गए, 7 वर्ष तक अमेरिका में रह गए, तो उस स्थिति में जो भारत का जो हमारा नागरिकता है वो खत्म हो जाएगा। भारत के अनुच्छेद में, भारत के संविधान में ये नहीं कहा गया कि आप भारत के हैं तो किसी भी देश में जाकर आप 10 साल 15 साल लगातार रह सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप 7 साल से ज्यादा अगर आप किसी देश में लगातार 7 साल रह जाते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कहता है, अगर किसी ने धोखा से भारत की नागरिकता को प्राप्त की हो और वह खबर भारत सरकार को लग गई हो, तो उस स्थिति में आपका, मान के चलो कोई व्यक्ति धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लिया तो, और ये बात भारत सरकार को खबर हो गया, तो उस स्थिति में आपको नागरिकता खत्म होगा, प्लस में आपको जेल भी होगा। जेल भी 3 वर्ष का होगा, कि नहीं, 3 वर्ष के लिए आप जेल भी जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो हम लोग का पॉइंट है, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता है। अगर मान के चलिए कि आप भारत के हैं और भारत में हम लोग मान के चलिए 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय गान गा रहा है और उसके प्रति आप निष्ठा नहीं रखते हैं। मान के चलिए सारा व्यक्ति सावधान में खड़ा है और आप वहां पे डिंग डोंग कर रहे हैं। आप, मेरा मतलब यही नहीं कि आप जो भारत के जो राष्ट्रीय जो गान है उसको आप लोग महत्व नहीं दे रहे, भारत से आपको महत्व ही नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपको लोग धक्का मुक्का मार के आपको राष्ट्रीय के विरुद्ध अंजाम लगा सकता है कि राष्ट्रवाद है। इस स्थिति में आपका भी खत्म हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो फिर जो चौथा पॉइंट है कि पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के भीतर किसी न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष में उसे अधिक की सजा सुनाया गया हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे पे बात किए हैं। तो इसके बाद देखा जाए जो OCI जो ऐसा नागरिक जो भारत छोड़कर NRI में हो गया हो तो उसे भारत आने के लिए OCI नागरिकता दिया जाता है। मान के चलिए यहाँ पे पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के लोग OCI के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो OCI होता है जो ओवरऑल कंट्री ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद देखेंगे